गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ओवरसीज़ मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल 2024। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि एक न्यू लॉ लाया जाए जिसको नाम होगा ओवरसीज़ मोबिलिटी बिल, ताकि एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क दिया जा सके सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये न्यू लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1983 को रिप्लेस करेगा, और ये बिल सीक करेगा कि कैसे इंडियन वर्कर्स जो अब्रॉड काम कर रहे हैं वो लीगल और माइग्रेशन चैनल्स के थ्रू ही जाएं। ठीक है, तो इमिग्रेशन एक्ट 1983 जो है वो आउटडेटेड हो चुका है। कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ या माइग्रेशन ट्रेंड्स को वो अब अलाइन कर नहीं करता है। कोई भी प्रोविजंस उसमें ऐसे नहीं हैं जो स्ट्रक्चर्ड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें। ऊपर से इंडियन वर्कर्स जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन और फ्रॉड के जो है वो के लिए एक्सपोज हो जाते हैं। अभी जब भी हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन रिफॉर्म की ज़रूरत है। एमईए भी है जो काम कर रहा है इस लेजिस्लेटिव ओवरहॉल पर, और ये बिल हेल्प करेगा फ्रॉडलेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को कॉम्बैट करने में, और ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा ओवरसीज़ जॉब प्लेसमेंट्स में। ओवरसीज़ मोबिलिटी बिल इंट्रोड्यूस करने वाला है सेवरल रिफॉर्म्स, ताकि सेफ गार्ड किया जा सके इंडियन वर्कर्स को और एनहेंस की जा सके लीगल माइग्रेशन प्रोसेस। बिल जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम देगा फैसिलिटेट करने के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को, इंश्योर करेगा कि माइग्रेशन ट्रांसपेरेंट, लीगल और फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है। एमईए जो है वो कंसल्ट कर रहा है कई तरह की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ को ये फाइनलाइज करने के लिए ड्राफ्ट से पहले। पब्लिक को 15 से 30 दिन दिए जाएंगे कि वो अपनी फीडबैक दें, और उसके बाद ही लॉ जो है वो लाया जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेट करेंगे इंडियन एम्बेसीज़ के साथ और कॉन्सुलेट्स के साथ, और इंश्योर करेंगे कि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनका ब्रॉड में वेलफेयर जो है वो रहे, ग्रीवेंसेस उनकी एड्रेस की जाएंगी, और एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व किए जाएंगे। इंडियन मिशंस भी जो है अब्रॉड पर वो अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करेंगे, एजुकेट करेंगे प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स को। एडवाइजरी वार्निंग्स भी दी जाएंगी कि कैसे सेफ़ माइग्रेशन प्रैक्टिसेस की जाएं और अवॉइड की जाए फ्रॉडुलेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ठीक है, ये बिल जो है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है इंडियन वर्कर्स के लिए स्ट्रेंथन भी करेगा। ओके, यूएस गवर्नमेंट का डिसीजन जो है रिसेंटली माइग्रेशन रिफॉर्म्स की अर्जेंसी को दिखाता है कि वो जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं लीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, 20,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस जो है वो डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो टाइम पर, और लगभग 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन पॉपुलेशन यूएस में ऑलरेडी रहती है। एमईए जो है वो इंश्योर कर रहा है कि बिल का जो ड्राफ्ट है वो 1 साल के अंदर फाइनलाइज कर दिया जाए। माइग्रेंट्स को ये फ़ायदा होगा कि उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचेंगे, बेटर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा उन्हें, लीगल पाथवेज मिलेंगे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के, लीगल माइग्रेशन से जो है वो रेमिटेंसीज बूस्ट होंगे, इंडिया जो है वो ग्लोबल लेबर फोर्स प्रेजेंस जो है वो अपनी स्ट्रेंथन कर पाएगा। इलीगल माइग्रेशन जब रुकेगी तो इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी जो है इन होस्ट कंट्रीज़ के साथ सुधर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ एनहेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक रोड मैप प्रिपेयर कर रहा है 2016 मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को और बेटर प्रोटेक्शन देने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कंसर्न्स रेज हो रहे हैं वेस्टर्न ट्रेड पार्टनर्स से। तो यूनियन बजट में हाईलाइट किया गया कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। इंडिया जो है नेगोशिएट कर रहा है इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ यूके, ईयू, ईएफटीए के साथ, और प्लेज किया गया है इनके द्वारा कि $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंडिया में वो करेंगे अगले 15 साल में। तो गवर्नमेंट ने एक ग्राउंड वर्क भी शुरू कर दिया है, और यूएई के साथ जो हमारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको एक मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली अप्रोच अब फॉलो करने वाले हैं। तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी रिस्क रहते हैं। जैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलिंग दे दी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो अनएनफोर्सेबल रहेगा जब तक उसको नोटिफाई ना किया जाए इनकम टैक्स एक्ट में। उसके बाद से स्विस कंपनीज जो हैं वो अब हायर टैक्स ऑन डिविडेंड्स फेस कर रही हैं। एनालिस्ट का ये भी कहना है कि कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें रेट्रोएक्टिव टैक्स चेंजेस किए गए, जैसे वोडाफोन का केस था। फिर जो एजीआर रेवेन्यूज़ का केस है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बैक डेट से जो है वो रेवेन्यू जो है
जो लॉज में चेंजेस कर दिए। बहुत ज़्यादा जुडिशियल डिलेज भी होते हैं, तो फॉरेन कंपनीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया ने जो डिसीजन लिया है कि वो अपने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ को जो है वो अनल करेगा, पुरानी ट्रीटीज़ को, और जब इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग्स भी इंडिया के अगेंस्ट आई हैं, ठीक है। और उसको जो 2016 की जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको भी इंडिया इसलिए चेंज कर रहा है। तो जो यूएई के साथ हमारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसमें ये कहा गया है कि यूएई के इन्वेस्टर्स जो हैं पहले इंडिया की डोमेस्टिक लीगल रेमेडीज़ को कम से कम 3 साल तक एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद ही वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है वो सीख करेंगे, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रही हैं कि वो तो 3 साल के लिए भी वेट नहीं करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली ही जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को जो है वो के में जाना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया के जुडिशल सिस्टम पर उन्हें भरोसा नहीं है कि इंडिया का जुडिशल सिस्टम जो है वो उन्हें टाइमली जो है रेजोल्यूशन देगा। तो इंडिया के जो टॉक्स चल रहे हैं यूके के साथ वो इसी पर्टिकुलर पर्पसेस पर ही इन्हीं पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पर ही अड़ी हुई हैं, और इवन ईयू के साथ तो स्टॉल ही हो गई है नेगोशिएशंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईयू ने वियतनाम जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके साथ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव एज है हमारे जो वियतनाम जैसी कंट्री के पास, और हम इस पर पीछे रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर जुडिशरी का जो डिले का एक ट्रेंड चलता है, ओके। तो कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वेटिंग पीरियड को ख़त्म कर देना चाहिए, और और जो है इन कंपनीज़ को ऑप्शन देना चाहिए कि क्या वो इंडिया के डोमेस्टिक कोर्ट्स को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को, ओके। और इसमें कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलेगी तो वो इंडिया के लीगल सिस्टम को धीरे धीरे अपने आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इंडिया अपने आप को एक बेनिफिशियरी भी मानना चाह रहा है। यूएस चाइना की जो टैरिफ वॉर शुरू होने वाली है, पिछली बार भी जब हुई थी तो इंडिया ने उसका बहुत बेनिफिट लिया था, और यूएस जो है वो दोबारा से चाइना के ऊपर टैरिफ मेजर्स लाने वाला है अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया अपने आप को एक एज एन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है। इंडिया ने जो है ये देख रहा है इंडिया की एक दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और इंडिया उस सक्सेस को रेप्लिकेट करना चाहता है, पुरानी सक्सेस को। लेकिन इस बार कितना हो पाएगा डिपेंड करता है कि इंडिया अपने आप को कैसा एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नेशन प्रेजेंट करता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रसाद स्कीम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप एक क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दो प्रायर क्लियरेंसेज लो अथॉरिटीज़ से, ताकि टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हो सके प्रसाद स्कीम के अंडर। प्रसाद स्कीम जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहती है कल्चरल प्रिजर्वेशन को और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को अक्रॉस आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस। इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014 में लॉन्च किया था, अपग्रेड और मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस, इम्प्रूव करने के लिए ट्रैवल कंडीशंस फॉर द ट्रैवलर्स, स्टार्ट करने के लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, एडवोकेट करने के लिए कल्चरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जो इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करती हैं। तो ये 100% पब्लिक फंडिंग मॉडल पर चलती है स्कीम, जिसमें एलिजिबल प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स जो हैं वो इवन CSR इनिशिएटिव्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर करके अपना जो है काम चलाते हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फोर्ट विलियम। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, उसका नाम जो है वो चेंज करके विजय दुर्ग किया गया है रिसेंटली। फोर्ट विलियम ब्रिटिश ने बनाया था 1773 में, हुगली रिवर पर लोकेटेड है, प्रॉपर्टी है इंडियन आर्मी की है। एक्चुअली ओरिजिनल फोर्ट जो है ब्रिटिश ने 1696 में बनाया था, बट 1756 में सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने अटैक किया था फोर्ट को और कैप्चर किया था। उस टाइम पर बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये फोर्ट डिमोलिश हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको दोबारा बनाया 1773 में, और वही प्रेजेंट डे फोर्ट विलियम जो है अभी है, और ये ऑक्टागनल शेप में है, ठीक है। इसका नाम भी चेंज अब रिसेंटली किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रूसोलोसिस डिसीज़। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक 8-year-old गर्ल जो है केरला की, उसकी डेथ हो गई रिसेंटली आफ्टर 2 months ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ब्रूसोलोसिस, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, ब्रूसेला स्पीशीज़ के बैक्टीरिया से होती है। ह्यूमंस को भी हो सकती है अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड मिल्क एनिमल प्रोडक्ट्स, बाय इनहेलिंग एयरबॉर्न एजेंट्स,
या फिर जो मोस्ट केसेस हैं वो इन अनपेस्चराइज्ड मिल्क या चीज़ कंज्यूम करने से होते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही कम होता है इसमें। तो फीवर, वीकनेस, वेट लॉस होना, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट देखना होना, इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है 1 हफ्ते से 2 महीने तक हो सकता है। सभी तरह के, सभी एज के लोगों को ये अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जो लोग एनिमल्स में के साथ काम कर रहे हैं उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है वो प्राइमरीली फार्मर्स, बुचर्स, हंटर्स, वेट्स, लेबोरेटरी पर्सोनल, इनको ज़्यादा जो है ये रिस्क पर रहते हैं। एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है और इवन जो है कैटल को वैक्सीनेशन भी इसकी दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रानी खेत डिसीज़। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक हाईली विरुलेंट रानी खेत डिसीज़ का जो है केस देखने को मिला, जिसकी वजह से 1.5 लाख से ज़्यादा चिकन्स जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर। तो ये एक हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ है जो बैक बर्ड्स को अफेक्ट करती है, पर्टिकुलरली पोल्ट्री। तो ये इन्फेक्शंस से होती है ये डिसीज़, एवियन एवुला वायरस 1 की इन्फेक्शन से। इसमें होता क्या है कि ड्रॉप्स या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं चिकन में, और मोर्टेलिटी रेट इसमें 50 से 100% तक पहुंच जाता है। ह्यूमंस में जब ये आती है तो कंजक्टिवाइटिस क्रिएट करती है, तो मतलब बहुत ही माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है ह्यूमंस में। लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट अगर सिक्रीशंस के साथ हो, कंटेमिनेटेड फीड वाटर के साथ हो, तो ह्यूमंस में आ सकती है। और ये वायरसेस जो हैं वो सर्वाइव करते हैं सेवरल वीक्स तक एनवायरनमेंट में। जो बर्ड्स हैं उनमें, यंग बर्ड्स में स्नीजिंग, गैस्पिंग और ड्रूपीनेस की जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर हाउसिंग और जनरल गुड केयर ही जो है वो बेसिकली की जा सकती है सिवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन पीएम की जो आने वाली वाशिंगटन डीसी की जो विजिट है, उसमें कई डिफेंस डील्स साइन की जा सकती हैं, इन जिसमें कि एक को प्रोडक्शन ऑफ स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भी है। स्ट्राइकर एक फैमिली ऑफ 8 व्हील ड्राइव कॉम्बैट व्हीकल्स हैं जो यूएस आर्मी के लिए बिल्ड किए जा रहे हैं। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है GDLS कनाडा और यूएस के द्वारा। तो ये फर्स्ट न्यू मिलिट्री व्हीकल है जो यूएस आर्मी में इंडक्ट हुआ सिंस अब्राम टैंक्स 1980s के बाद। और ये अपनी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फेमस हैं। और स्ट्राइकर को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ग्राउंड पर भी C-17 और C-130 एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हुए, जो इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये इक्विप्ड है विथ 30 mm कैनन, 105 mm मोबाइल गन। इसकी रेंज 483 किलोमीटर्स रहती है। 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर ये ऑपरेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज एक्विविन। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 13th एडिशन जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्विविन का बिटवीन इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, वो शुरू हो चुका है। तो एक्सरसाइज एक्विविन एक बायलैटरल एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अल्टरनेटिवली इंडिया और मालदीव्स में 2009 से कंडक्ट की जा रही है। ऐसे ही एक एक्सरसाइज एकता होती है जो कि दोनों कंट्रीज़ की नेवी के बीच में कंडक्ट की जाती है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Overseas Mobility Facilitation and Welfare Bill 2024. This topic is important for your governance section. So Indian government is considering enacting a new law which will be titled as Overseas Mobility Facilitation and Welfare Bill 2024, so as to establish an enabling framework so as to promote safe, orderly and regular migration for overseas employment. So Indian government is actively working on this new legislative framework which will replace the Immigration Act of 1983. So bill will ensure protection of Indian workers abroad while promoting legal migration channels. So what is the need of bringing this bill? So the current Immigration Act is outdated and it does not align with contemporary global migration trends. The old law also lacks provisions for structured overseas employment opportunities, and irregular migration routes expose Indian workers to exploitation and fraud. So, Parliamentary Standing Committee on External Affairs has highlighted the need for comprehensive migration reform, and MEA is said to be working on this law now to ensure safe, orderly, and legal migration.
So this bill will help combat the fraudulent recruiting agencies as well, and also it will ensure transparency in overseas job placements. So this bill will introduce several reforms to safeguard Indian workers and enhance a legal migration process. This bill will provide a structured system for facilitating overseas employment, and it will ensure that migrant is transparent, legal, and free from exploitation. MEA is consulting various government ministries before finalizing the draft, and of course, it will also be open for people to provide feedback. There is a role of protector of immigrants, which will collaborate closely with Indian embassies and consulates and will ensure the welfare of Indian workers abroad, address their grievances, and help resolve employment disputes. Indian missions abroad will launch awareness campaigns to educate prospective migrants. Advisory warnings will inform immigrants about safe migration practices and how to avoid fraudulent recruitment agencies. So, the bill aims to strengthen grievance redressal mechanisms for Indian workers facing mistreatment abroad. The US government's decision to deport illegal immigrants has heightened the urgency of migration reforms in India. We all know that about 20,000 undocumented Indians are facing deportation challenges under Trump administration, and the total undocumented documented Indian population in the US is about 7,25,000. MEA has assured that bill's draft will be finalized within a year. So how it will be beneficial for migrants and Indian economy as well. So for migrants, protection from exploitation by fraudulent recruiters will be there. Better support system will be made available to them. Legal pathways for overseas employment will ensure their job security. Similarly, for the Indian economy, legal migration will boost remittances. India can strengthen its global labor force presence, and it will also be able to reduce illegal migration so as to enhance diplomatic relations with the host countries. Okay, so the next topic is India's enhancement of investment safeguards. This topic is important for our economy section. So India is preparing to revamp its 2016 model bilateral investment treaty so to offer better protection for foreign investors, uh, especially in context with the concerns raised by our Western trade partners. So Union Budget has highlighted the need for reform as at a time when India is negotiating investment treaties with UK, EU, EFTA, and EFTA bloc has already pledged about $100 billion in investments over 15 years in India. Okay, so government has started this groundwork, and it is citing the UAE BIT as a model for a more investor friendly approach. Experts are emphasizing that there is a need for investor protection in India due to significant regulatory risks. As recently, may have seen how Indian Supreme Court ruled that DTA, or the Double Taxation Avoidance Agreement, is unenforceable in India unless it is notified under the Income Tax Act. Resultantly, Swiss companies like Nestle, they now face higher tax on dividends in India. So, analysts are also noting that India has faced numerous investor disputes arising from retroactive tax changes as well. We saw that in Vodafone case, Devas case with Rizro, and these actions, coupled with prolonged judicial delays in arbitration, has left investors with limited recourse. India's decision to annul the BITs after unfavorable international court rulings led to the adoption of 2016 model BIT, but even that is not um, preferable by the foreign investors. So UAE India bilateral investment treaty mandates that UAE investors must exhaust domestic legal remedies for at least three years before seeking international arbitration. This is a reduced time frame as compared to the 2016 model BIT. But many Western countries are unwilling to accept even this 3 year requirement. For example, when India is talking with UK, and it the talks around this particular time frame of exploiting India's domestic laws or domestic legal options before moving to the international arbitration. So this particular uh, irritant is there. So for the last 2 years, the talks have stalled, and with EU, the talks have already stalled because of this particular problem. Many experts are suggesting that India should eliminate the wait period entirely, and it should allow
investors to choose between domestic courts or international arbitration. We all know how the judiciary works in India and how there is considerable delay, and foreign investors do not want to waste their time and resources into that. So that's why if you give them option, and then perhaps in the future they will start, they will be encouraged to use India's legal system. Okay, India wants to position itself as a beneficiary of the ongoing US-China trade war. We also got the benefits of this US-China trade war during the last Trump administration also, and with a similar opportunity open now, India hopes to replicate this success. Okay. So the next topic is Prasad scheme. This topic is important for your governance section. So a parliamentary committee has asked the government to develop a clear cut standard operating procedure and obtain prior clearances and approvals from relevant authorities for timely completion of projects in the spiritual tourism circuits under the Prasad scheme. Prasad scheme was launched by Ministry of Tourism in 2014, and it's an initiative which is aimed to transform the cultural preservation and spiritual traveling across identified pilgrimage destinations. The aim is to upgrade and maintain the strength of infrastructure of pilgrimage destinations, improve the travel conditions for the travelers by improving the connectivity through road, rail, and airways. Um, it also advocates the cultural, religious, and spiritual significance of pilgrimage sites, and also adopt sustainable development practices that promote eco-friendly tourism. So it is funded on a 100% public funded model for eligible project components. So additionally, the scheme also incorporates voluntary contributions through corporate social responsibility initiatives and public private partnerships. Okay. So the next topic is Fort William. This topic is important for your art and culture and history section. So Fort William in Kolkata has been renamed as Vijayadurg recently. Fort William was built by the British in 1773. It is located on the eastern bank of River Hooghly in Kolkata. It is the property of Indian Army. Originally, the fort was built by the East India Company in 1696, but in 1756, Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, attacked the fort and captured it. Later, it was demolished in Battle of Plassey. So Robert Clive began reconstructing this fort or new fort, and it was completed in 1773. And this is the present day Fort William, which is in octagonal shape. Okay. So the next topic is brucellosis disease. This topic is important for your social issues. So recently, an 8-year-old girl from Kottakkal in Malappuram district of Kerala died after undergoing around 2 months of treatment for brucellosis, which is a bacterial disease caused by Brucella species. Humans can acquire it after getting into direct contact with infected animals or by eating or drinking contaminated animal products. Human to human transmission is very rare. Most cases arise because of ingesting in unpasteurized milk or cheese from infected goats or sheep. Fever, weakness, weight loss, or a general feeling of discomfort are the symptoms of this disease. The incubation period can vary from 1 week to 2 months. It affects all people. It affects people of all ages, and WHO says that people who work with animals are at an increased risk of contracting this disease. So the method of transmission primarily affects farmers, butchers, hunters, vets, and lab people. It is usually treated with antibiotics, and vaccination can also help in this disease, and it is one of the prevention options. So the next topic is Ranikhet disease. This topic is important for your social issues. So suspected highly virulent Ranikhet disease is said to have caused the death of nearly 1.5 lakh chickens, and that in the twin Godavari districts of Andhra Pradesh recently. So Ranikhet disease is a highly contagious viral disease that affects birds, particularly poultry. It is caused by infections with virulent avian virus 1. So it causes production drops, fertility problems. Morbidity is usually high, and mortality varies from 50 to 100%. So it's a minor zoonotic disease, and it can cause conjunctivitis in humans, but the condition is generally very mild and self-limiting. The direct contact with secretions is one of the uh, causes of transmission. Contaminated feed, water, implements, premises, human clothing, etc., is also
mode of transmission. The viruses can survive for several weeks in the environment. The first symptoms usually observed in young birds are sneezing, gasping, and often droopiness. There is no effective treatment as of now, but proper housing and general good care will shorten the duration and severity of the infection. So the next topic is Stryker infantry combat vehicles. This topic is important for your security section. So during the upcoming visit of Indian Prime Minister to Washington DC, several defense deals are in the pipeline. Among them is the co-production of Stryker infantry combat vehicles, which is a family of eight wheel drive combat vehicles built for the US Army, jointly developed by GDLS Canada and its division in the US. It was the first new military vehicle which was inducted into the US Army service since the Abram tanks in 1980s. These vehicles are valued for their speed and flexibility. They can be transported on the ground using trucks or by air on C-17 and C-130 aircraft already, which is there in Indian Air Force fleet. So it is equipped with a 30 cannon and a 105 mobile gun. Its range is about 483 kilometers and its speed is about 100 kilometer per hour. Okay. So the next topic is exercise equivalent. This topic is again important for your security section. So recently, 13th edition of joint military exercise equivalent between Indian Army and Maldives National Defense Force has commenced. This is a bilateral annual military exercise conducted alternatively in India and Maldives since 2009. We also conduct joint exercises between our navies, and it is called the exercise Ekta. Okay. So these were our topics for today. You can also download the weekly current affair compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.